हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? कैलोरीमेट्री। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमसे काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कैलोरीमेट्री। तो स्टूडेंट, सबसे पहले कैलोरीमेट्री क्या होती है? कैलोरीमेट्री एक हमारे पास क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक हॉट बॉडी है, अगर हमारे पास क्या है, कोई एक हॉट बॉडी है, तो हॉट बॉडी से हमेशा हीट ट्रांसफर होती है कोल्ड बॉडी की तरफ। ठीक है, हीट ट्रांसफर कब होती है? हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। इतनी बात हमें पता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, आपके पास गर्म पानी है और आपने वो गर्म पानी जो है किसी गिलास में डालकर आपने फ्रिज में रख दिया, तो कुछ टाइम के बाद वो पानी ठंडा हो जाएगा, मतलब कि उसका जो हीट है उसके अंदर से वो रिलीज हो जाएगी। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जो आपका ट्रांसफर ऑफ हीट है वो होता है। तो कैलोरीमेट्री एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि डील करती है मेजरमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कि किसी बॉडी में से जब हीट ट्रांसफर होगी तो वो कितनी होगी, उसकी क्या मेजरमेंट रहेगी, वो हमें बताती है कैलोरीमेट्री। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे कि व्हेन टू आइसोलेटेड सिस्टम्स आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, जब दो आइसोलेटेड सिस्टम्स को हम कांटेक्ट में लाएंगे आपस में, तो हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम एट हायर टेम्परेचर, हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम एट हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जब हम दो सिस्टम्स को आपस में ले आएंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है कि मैं आपसे कहूँ कि आपके पास पानी है, वाटर है मान लो, और वाटर के अंदर मैंने एक बॉल डाल दी। ये बॉल जो है मान लो ये स्टील की बनी है और मान लो ये बॉल जो है वो हॉट है। ठीक है, तो दो सिस्टम्स हैं, एक तो वाटर है, एक सिस्टम कौन सा है? वाटर, और दूसरा सिस्टम कौन सा है? स्टील। तो स्टील बॉल अगर हॉट होगी तो कुछ टाइम के बाद ये अपनी सारी हीट जो है वो लूज कर देगी पानी के अंदर, तो यानी कि पानी के अंदर सारी हीट चली गई स्टील बॉल से। तो हम कह सकते हैं कि हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पे स्टील था, उसने अपनी हीट को लूज कर दिया और वो जो हीट लूज हुई है वो बराबर हो जाएगी हीट गेन्ड बाय द सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर, यानी कि जो पानी है उसको जो हीट मिली है वो हीट बराबर होगी जितनी हीट इस स्टील बॉडी ने लूज की है। और ये जो प्रोसेस है हीट का ट्रांसफर, ये तब तक होता रहता है जब तक दोनों जो आपके पास दोनों सिस्टम्स हैं वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। कहाँ ना आ जाए? इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। कौन सा इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, मतलब दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए, तब तक ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट है ये होता रहता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? उसके बाद हम जो कैलोरीमेट्री है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो आपने बोलना ये प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स पे भी काम करता है। मिक्सचर्स मतलब हमें कोई दो सिस्टम्स को आपस में मिक्स करना होगा, हमें कोई भी दो सिस्टम्स जो हैं उनको आपस में मिक्स करना होगा, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, इसको समझने के लिए हमने कैलोरीमीटर लिया है। तो इस कैलोरीमीटर में क्या है, इस तरीके की इसकी शेप है, यहां पे एक इंसुलेटिंग लिड लगी है बाहर, इस तरफ को क्या लगा है कि इंसुलेटिंग वेसल है, मतलब ये चारों तरफ से क्या है? इंसुलेटेड है। ये पूरा क्या है? चारों तरफ से इंसुलेटेड है। एक थर्मोमीटर ले लिया है, एक स्टीरर ले लिया है। ठीक है, तो होगा क्या, आप इस कैलोरीमीटर के अंदर क्या करो, यहां पे इसके अंदर कोई भी दो सिस्टम्स जो हैं, कोई भी दो सिस्टम्स डाल दो। दो सिस्टम में से एक सिस्टम का टेम्परेचर कम होना चाहिए, जैसे मान लो पानी है, और जो दूसरा सिस्टम आप डालोगे आप कोई भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी। जैसे मैंने तो यहाँ पे स्टील का एक हॉट ऑब्जेक्ट ले लिया था, कोई भी ले लो, पर वो क्या होना चाहिए? वो ज़्यादा हॉट होना चाहिए। ठीक है, तो एक पानी ले लो और एक आप कोई भी और लिक्विड ले लो, लिक्विड नहीं तो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लो। तो दोनों को आपने क्या करना है, फिर स्टिर करना है। अब स्टिर तो दोनों दो लिक्विड होंगे तो दोनों लिक्विड्स को ही स्टिर कर पाओगे ना,
तो पानी ठंडा है, आपने कोई और लिक्विड लिया जो गर्म है, उनको स्टिर करने के लिए हमने स्टिर लगाया हुआ है, आप इसे स्टिर कर सकते हो। और ये थर्मामीटर क्या है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से इसकी फिगर होती है। लेकिन इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या कहता है हमसे, जो इसका मेन प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, वो हमसे ये कहता है कि जो हीट गेन्ड बाय द सिस्टम होगी वो हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम के बराबर होगा। ठीक है, हीट गेन्ड बाय द सिस्टम, या फिर कह सकते हैं हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम शुड बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द सिस्टम, हीट गेन्ड बाय द सिस्टम। तो ये इसका मेन प्रिंसिपल है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब अगर मैं हीट की बात कर रहा हूं तो मैं कहीं ना कहीं बात कर रहा हूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। किसकी बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में हम पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। अगर आप में से किसी को स्पेसिफिक हीट के बारे में नहीं पता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में नहीं पता, तो पिछला लेक्चर जरूर देख लेना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हमारे पास होती है ये हमेशा टेम्परेचर के बदलने पर होती है। कैसे होती है, टेम्परेचर के चेंज होने पर होती है। ठीक है, मतलब कि टेम्परेचर तो बदलेगा लेकिन इसके अंदर जो स्टेट रहती है किसी भी चीज की वो सेम ही रहती है। स्टेट क्या रहती है, सेम रहती है। स्टेट सेम होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसको लिखने का फॉर्मूला था C इज इक्वल टू, या अगर आप हीट की फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, और अगर आप वैसे फॉर्मूला लिखोगे तो आएगा Q बाय एम डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q बाय एम डेल्टा टी, और अगर यहां से Q निकालना है तो Q की वैल्यू आती है एम सी डेल्टा टी। तो ये हीट का फॉर्मूला हो जाएगा, Q हीट का, और ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास वाटर है, उसका टेम्परेचर मान लो कुछ 10 डिग्री सेल्सियस है, मुझे 10 डिग्री से 11 डिग्री सेल्सियस करना है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमें पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करना है। मतलब पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में, जैसे 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है। हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है किसी चीज़ का, तो हमें उसके लिए कितनी हीट की ज़रूरत होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मान लो पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे कुछ हीट लगी, जैसे मान लो मुझे क्या लगी, कुछ 20 जूल की हीट लगी। ठीक है, तो इतनी हीट जब मैंने दी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ गए इतनी बात को, पिछली वीडियो में इसकी बात की है तो वहां से आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये फॉर्मूला हमें याद हो गया। अब आगे बात करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द सिस्टम। तो हीट लॉस्ट सिंपल लिख सकते हैं कि हीट लॉस्ट जो है वो हीट गेन्ड के बराबर हुआ भाई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हीट लॉस्ट जो हुआ होगा, अगर मैं उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फॉर्म में लिखूं तो मैं कह सकता हूं एम सी डेल्टा टी, यही फॉर्मूला होता है हीट का, एम सी डेल्टा टी। अब मान लो जो एक सिस्टम है जो ज़्यादा गर्म था, जिसके पास ज़्यादा टेम्परेचर था, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ले लो आप कि पानी, और पानी के अंदर एक स्टील बॉल है, ये ज़्यादा हॉट है, तो इसका मास मान लो कितना हो जाएगा m1, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ अलग होगी C1, और इसका जो टेम्परेचर है शुरू में, इसका जो टेम्परेचर होगा शुरू में, वो टेम्परेचर मान लो आप कितना है, T1। कितना है, T1, शुरू में जो टेम्परेचर था उसको, जब वो हॉट थी। तो हम यहां लिख सकते हैं M1 C1, ये हॉट बॉडी की बात करें, जो स्टील बॉल थी, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म थी, जो बहुत ज़्यादा हॉट थी, तो उसका शुरू का टेम्परेचर T1 था। अब आप मुझे बताओ कि जब हम गर्म चीज़ को पानी के अंदर डालेंगे तो पानी का टेम्परेचर प्लस उस स्टील बॉडी का टेम्परेचर जो था वो मिलकर जो फाइनल टेम्परेचर है उसे मैं मान लेता हूं T, कैपिटल T, या फिर TF भी मान सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। TF बोल लो या फिर T बोल लो, तो ये हमारा फाइनल टेम्परेचर होगा, ये हमारा क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर होगा। तो जो T फाइनल है हमारे पास,
अब मुझे बताओ कि जो T1 टेम्परेचर है, यानी कि जो बॉडी जब बहुत ज़्यादा गर्म थी, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा या T फाइनल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा? तो गर्म बॉडी ने अपनी हीट कुछ लूज की है तो ऑब्वियसली T1 बड़ा होगा, तो हम लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर को T1 माइनस TF। क्या लिखेंगे? T1 माइनस TF। आ जाते हैं हीट गेंड वाली चीज़ पे। तो हीट गेंड, हीट किसने गेन किया? पानी ने हीट गेन की होगी। तो मान लो पानी का मास M1 सॉरी M2 C2, M2 C2 दोनों की अलग अलग होगी, मास अलग है, C2 अलग है। और यहाँ जो टेम्परेचर में चेंज आएगा वो कितना आएगा? तो अब जो मिक्सचर वाला टेम्परेचर होगा, यानी कि दोनों को मिक्स करने पे जो टेम्परेचर होगा वो TF था, और जो पानी का टेम्परेचर था वो कम होगा मिक्सचर के कंपैरिजन में। मिक्सचर का जो टेम्परेचर है उसके कंपैरिजन में पानी का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो इसमें हम लिखेंगे TF माइनस T2। T2 किसका टेम्परेचर है? पानी का। T2 इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। अगर ये वाटर है तो T2 टेम्परेचर पानी का है। तो फाइनल वाले में से वाटर को माइनस करना, जो फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर आएगा उसमें से वाटर को माइनस करना। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं किसी भी सैंपल का मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल सकता हूं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल सकता हूं। ठीक है, जैसे देखो, अगर मुझे M1 पता है, यहां से आ जाओ, अगर मुझे वाटर का मास पता है, वाटर की स्पेसिफिक हीट पता है, मुझे TF और T2 पता है क्योंकि मेरे पास थर्मामीटर लगा है, तो मैं टेम्परेचर नोट कर सकता हूं भाई, सीधी सी बात है। मुझे M1 भी पता है, T1 और TF भी पता है, तो मैं क्या C1 की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और यही फॉर्मूला जो है हम कई न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, जब आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तब। समझ गए बात को? तो ये है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आपके पास आपके एग्जाम्स में ये टॉपिक जो है वो काफ़ी बार पूछा जाता है, और इसके बेस पर हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे आगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे अगली क्लास में, वो हम करेंगे चेंज ऑफ स्टेट के ऊपर। चेंज ऑफ स्टेट के ऊपर। तो चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है कि जब एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज होती है तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी बात कर लेता हूं आपसे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं चेंज ऑफ स्टेट के बारे में, कि अगर आपके पास मान लो शुरुआत में आपके पास मान लो यहां पर क्या है, कुछ आइस क्यूब्स हैं। क्या है? कुछ एक बीकर है, और बीकर के अंदर क्या है? बहुत सारी आइस क्यूब्स हैं। इन आइस क्यूब्स को अगर मैं टेम्परेचर देना शुरू करूं, मैं हीट करना इनको अगर शुरू करूं नीचे से बर्नर के साथ, अगर मैं इनको हीट करूंगा, तो आइस क्यूब्स में क्या होगा? आइस क्यूब्स जो है टेम्परेचर देने पर क्या होगा बताओ मुझे। तो आपको पता है कि जो आइस क्यूब्स हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करती हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करती हैं? मेल्ट करती हैं। तो पहले क्या हुआ कि पहले जब आपने इसको हीट किया तो कुछ देर तक आप इसको हीट देते रहे, कुछ देर तक आप इसको हीट देते रहे। तो जैसे आप हीट देते रहे तो आइस क्यूब ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम से पिघल जाएंगी, एकदम से मेल्ट हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ देर तक आप टेम्परेचर देते जाओगे, उसके बाद जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जो होगा, तो उस केस में आइस क्यूब्स क्या हो जाएंगी? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब उस केस में जो सॉलिड है आइस, वो लिक्विड बनना स्टार्ट होगा। तो आप एक चीज़ याद रखना कि जब सॉलिड से, यानी कि सॉलिड क्या है? आइस है, तो आइस से जब पानी बना होगा, वाटर बना होगा, तो ये जो चीज़ है, जब इसका फेस या फिर इसकी स्टेट बदली होगी, जब इसकी स्टेट चेंज हुई होगी, तो उस टाइम पर टेम्परेचर जो है वो आपका कांस्टेंट रहा होगा, जो है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब कुछ टाइम ऐसा आएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और कांस्टेंट टेम्परेचर पर सॉलिड आइस जो है वो पानी में बदलेगी, सॉलिड आइस वो पानी में चेंज होगी। क्योंकि एकदम से हीट करने पर ऐसा तो नहीं हो जाएगा भाई, एकदम हीट किया और एकदम से आइस जो है वो पानी में बदल गई। तो कुछ 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टेट का चेंज होता है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे स्टेट चेंज होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। इसी को हम आगे जाके पढ़ेंगे लेटेंट हीट। क्या पढ़ेंगे इसको? लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट कौन सी वाली? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो बाद में अगली क्लास में बात करेंगे। इसे कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर वो छुपी हुई हीट, वो हिडन हीट। कौन सी हीट? वो हिडन हीट
वो छुपी हुई हीट जो कि उस सब्सटेंस के अंदर के जो बॉन्ड्स होते हैं उसको ब्रेक कर दे और उसकी स्टेट को बदल दे। बट लेटेंट हीट हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है, लेटेंट हीट हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है। समझ गई बात को? सिमिलरली इसी तरीके से जब इस सॉलिड का पानी बन गया, जब इस सॉलिड का पानी बन गया तो क्या हुआ, जब इस सॉलिड का पानी बना होगा तो वाटर बन गया भाई, बन गया वाटर। अब आपने टेम्परेचर, आप तो हीट देते जा रहे हो, तो धीरे धीरे पानी को आप हीट देते रहे हो। पहले 0 से पानी टेम्परेचर बढ़ा होगा 1 2 3 4 5 और जाते जाते टेम्परेचर पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ही, 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ही दोनों स्टेट्स जो हैं वो आएंगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा पानी के बीच में और जो वेपर्स बनते हैं उनके बीच में, यानी कि ये वेपर्स बन जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएंगे? वेपर्स। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वेपर्स होंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी भी होगा, यानी कि लिक्विड और जो गैस स्टेट है वो एक ही टेम्परेचर पर आ जाएगी। तो इस केस में लेटेंट हीट आप लगाओगे, क्या लगाओगे इस केस में? आप लेटेंट हीट का कंसेप्ट लगाओगे, क्योंकि लेटेंट हीट अगेन क्या करती है, इसके जो बॉन्ड्स होंगे उनके अंदर जो उनको ब्रेक करेगी और स्टेट को चेंज करने का काम करेगी। तो जब भी, सीधी सीधी बात याद रखो, जब भी स्टेट चेंज होती है तो स्टेट चेंज होने पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और उस केस में जो हीट लगती है वो होती है लेटेंट हीट। क्या लगती है? लेटेंट हीट। ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर बदलता है, जब टेम्परेचर चेंज होता है लेकिन स्टेट चेंज नहीं होती है, जब टेम्परेचर बदलेगा लेकिन स्टेट चेंज नहीं होगी, तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। इतना आपने अच्छे से पढ़ लेना एक बार, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। ठीक है।